वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तमिल हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है आरण्मनी पार्ट 3। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और शायद वो दोनों मूवीज हिंदी में डब्ड हो चुकी है। एक्चुअली पार्ट 3 कब की बन चुकी थी लेकिन रिलीज लेट हुई। खैर अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी बहुत पसंद आई मुझे। कुछ हॉरर सीन्स है और बहुत सारा कॉमेडी भी है। सो मैं कॉमेडी पार्ट को साइड में रखते हुए जो मेन कहानी है उस पर फोकस करूंगा। तो चलिए बिना स्पॉयलर्स के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है और उसका नाम है ज्योति, जो फिलहाल अपने रूम में बैठकर कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रही होती है। तभी ज्योति ये देखती है कि इसके बगल में एक पेन अपने आप हिल रहा है, अपने आप एक बुक में डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा है। ज्योति फौरन सामने के शीशे की तरफ देखती है तो उस मिरर में इसको एक छोटी भूत नजर आती है जो शायद इसी की एज की होती है। ये देखने के बाद बेचारी ज्योति घबराते हुए अपने बिस्तर में जाके सो जाती है आंख बंद करके। लेकिन वो भूत ज्योति के कमरे में ही होती है, बिल्कुल इसके बिस्तर के ऊपर ही होती है। ज्योति यही बात अपने फादर जिसका नाम होता है जमींदार राजशेखर उससे कहती है, लेकिन राजशेखर ज्योति की बातों पर यकीन नहीं करता। वो सोचने लगता है कि ज्योति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सो राजशेखर ज्योति को हॉस्टल भेज देता है। जब ज्योति अपने पैलेस से बाहर जा रही होती है वो आत्मा खिड़की के थ्रू ज्योति को देख रही होती है। उसके बाद सीन फिर से 18 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर टीवी में ये न्यूज चलती रहती है। आज से 22 साल पहले राजशेखर ने शिवजी के मंदिर में एक रूम होता है, उस रूम को इसने ताला डाल दिया था। इसके बारे में अपोजिशन पार्टीज आवाज उठाने लगे। मतलब कुछ लोग ये समझ रहे थे कि राजशेखर ने बहुत सारे खजाने को उस रूम में छुपा के रखा है। सो फाइनली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि मंदिर के उस कमरे को खोल दिया जाए, वहाँ पर इंस्पेक्शन होगी। अब ये बात राजशेखर को पसंद नहीं आती। दूसरे दिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर शिवजी के मंदिर आता है उस रूम का ताला ओपन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजशेखर अपने ड्राइवर जिसका नाम होता है दुराई उसके साथ किसी जंगल में आता है। राजशेखर दुराई को उसके कार के पास ही रुकाकर ये जंगल के अंदर जाने लगता है। एक्चुअली उस जंगल के अंदर एक स्वामी जी रहता है एक छोटे से घर में। राजशेखर इसी स्वामी जी से मिलने के लिए यहाँ पर आता रहता है। राजशेखर इस स्वामी जी से कहने लगता है, स्वामी जी आपको पता है क्या हुआ? स्वामी जी कहने लगता है, हाँ मुझे सब कुछ पता है। राजशेखर कहने लगता है, अगर हम उस दरवाजे को ओपन करें तो कोई अनर्थ हो सकता है क्या? स्वामी जी कहने लगता है, तुम फिक्र मत करो, उस ताले को ओपन करने के लिए वलीमले स्वामी भी जा रहे हैं जो बहुत पावरफुल है। अगर उनको ऐसा कोई भनक लगी तो सब कुछ वही संभाल लेंगे, तुम बस अपना मुंह बंद रखना, अब जाओ यहाँ से। इस तरफ मंदिर में ऑफिसर के साथ साथ वलीमला स्वामी भी आते हैं। सो 22 साल से बंद हुए उस कमरे को ओपन करते हैं। जब ये सारे लोग उस दरवाजे को ओपन करते हैं तो उस कमरे से बहुत सारे कोरोना वायरस को फैलाने वाले चमगादड़ बाहर आते हैं। और तभी हम उस रूम में ये देखते हैं कि शायद एक लड़की बंदी हुई है। जब वो सारे लोग इस कमरे में एंटर होते हैं तो वो बंदी हुई लड़की राख में बदल जाती है। खैर अंदर आने के बाद सारे लोगों को ये बात पता चलती है कि इस रूम में ऐसा कोई खजाना नहीं है, ये तो एक सिंपल सी रूम है। खैर उसी रात राजशेखर की बहन अपनी बेटी शालू को पैलेस में ढूंढती रहती है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची शालू किसी रूम में ये देखती है कि एक अजीब की एंटिटी बाल के साथ खेल रही है और वो आत्मा शालू को बुलाते रहती है कि इसके साथ ये गेम खेले। लेकिन शालू बेचारी एक टेबल के नीचे छुप जाती है और जब वो आत्मा शालू के पास आने ही वाली होती है तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है, शालू को वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद राजशेखर और उसका ड्राइवर दुराई वापस पैलेस आते हैं। राजशेखर दुराई से कहने लगता है, पैलेस के सारे लाइट्स ऑफ करके तुम भी जाके सो जाओ। और जब दुराई लाइट्स ऑफ करने के लिए जा रहा होता है तो इसके पीछे एक तितली वाला कीड़ा फॉलो करने लगता है। जब दुराई एक झूमर का लाइट ऑफ करने ही वाला होता है तो उस झूमर को काफी सारे कीड़े लग चुके होते हैं और उसी तरह देखते ही देखते एक दीवार के अंदर से बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं और पैलेस के अंदर फ्लाई होने लगते हैं। जब दुराई उस चीज को बहुत ही गौर से देखने लगता है तभी एक अजीब की आत्मा आकर दुराई पर हमला करती है। दुराई को करंट शॉक लगकर वो ऊपर से नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। इसी हादसे के बाद सारे पैलेस की लाइट चली जाती है। राजशेखर दुराई को बुलाने लगता है, दुराई कहाँ पर हो तुम? देखो लाइट को क्या हुआ, फौरन जनरेटर ऑन करो। दुराई राजशेखर की बातों को इग्नोर करते हुए वो कहीं पर जाने लगता है। राजशेखर उसको फॉलो करने लगता है। उसके बाद दुराई किसी जगह पर आकर उस बालकनी से नीचे जंप लगाने की कोशिश करता है। तभी दुराई कीड़ों में चेंज हो जाता है। तब जाके राजशेखर की नजर स्विमिंग पूल में पड़ती है। स्विमिंग पूल में दुराई की लाश होती है। हर दूसरे दिन हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम है ज्योति। और मूवी की स्टार्टिंग में जो बच्ची दिखाई थी वो यही है। ज्योति को यहाँ पर देखने के बाद राजशेखर अपने एक सर्वेंट जिसका नाम होता है काली उसको डांटने लगता है कि इसको यहाँ पर किसने बुलाया, किसने दुराई की इन्फॉर्मेशन दी। तभी वहाँ पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है सर्वानंद। सर्वानंद राजशेखर से कहने लगता है,
सर ज्योति को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। ज्योति दोरई को बचपन से जानती है। दोरई ज्योति को अपने कांधों पर उठा के खिलाया था। दोरई की आखिरी नजर देखने के लिए मैंने ही ज्योति को यहाँ पर बुलाया है। अब सर्वानंद के बारे में बात करें तो सर्वानंद और ज्योति ये दोनों क्लासमेट्स है और इसी तरह सर्वानंद ज्योति से प्यार करते रहता है। खैर घर आने के बाद ज्योति शालू को उसके मनपसंद का चॉकलेट देने लगती है, लेकिन तभी पीछे से ज्योति को शालू आवाज लगाने लगती है, ज्योति दीदी कब आई हो तुम, मेरे लिए क्या लाई हो। यह देखने के बाद जब ज्योति इस तरफ पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। असली शालू तो तब आती है। ये देखकर ज्योति घबरा जाती है, शालू को लेकर फौरन वहाँ से चली जाती है। खैर रात होने के बाद जब ज्योति अपने स्विमिंग पूल में स्विम कर रही होती है तभी इसको एक गाना सुनाई देने लगता है, जैसा लगता हो कि एक माँ अपने बेटे के लिए गाना गा रही है, लोली गा रही है। ज्योति उस गाने को फॉलो करते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है। एक्चुअली ये कमरा 22 सालों से बंद है। इन 22 सालों में ज्योति ने पहली बार इस कमरे को ओपन किया है। जब ज्योति उस कमरे में जाती है तो उस कमरे में एक टेप रिकॉर्डर होता है और उसी टेप रिकॉर्डर से वो गाना आ रहा होता है। ज्योति इस टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है। तभी वहाँ पर एक शैतानी हवा चलने लगती है। जब ज्योति उस टेप रिकॉर्डर को लेकर वहाँ से जाने वाली होती है, ज्योति की नजर एक फोटो पर पड़ती है और इस फोटो में एक औरत होती है और उसका नाम है ईश्वरी। ईश्वरी ज्योति की माँ होती है। अब इस हवा की वजह से ऊपर का झूमर झूल रहा होता है। यह देखकर जब ज्योति वहाँ से जाने लगती है तो एक अनजान एंटिटी ज्योति को जकड़ लेती है, उसे हिलने नहीं देती। बेचारी ज्योति किसी भी तरह करके नीचे गिर जाती है, लेकिन वो झूमर ज्यादा हिलने की वजह से उसके एक एक तीर ज्योति के बगल में आके गिरते रहते हैं। और जब फाइनली वो झूमर ज्योति के ऊपर गिरने ही वाला होता है तभी ज्योति के ऊपर इसकी माँ की फोटो आ जाती है। इस तरह से ज्योति बच जाती है। ज्योति की आवाज सुनने के बाद सारे घर वाले ज्योति के पास आते हैं। अब राजशेखर हमेशा से ही ज्योति को डांटते रहता है। बेचारी ज्योति समझाने लगती है, लेकिन राजशेखर इसकी बातों को नहीं सुनता। ज्योति यही सोचने लगती है कि आखिरकार मेरे फादर मुझसे नफरत क्यों करते हैं। ज्योति को रोता हुआ देखकर इसकी बड़ी बुआ इसके पास आती है और इससे कहने लगती है, तुम्हारे फादर तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, बल्कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे नफरत करने में एक वजह है। एक दिन शिवजी के मंदिर में ईश्वरी और एक और बंदे की शादी हो रही होती है और यह बंदा स्वामी जी का बेटा होता है। तो वो स्वामी जी राजशेखर को एज ए गेस्ट के तौर पर इस शादी में बुलाता है, लेकिन राजशेखर बिना सोचे समझे ईश्वरी के गले में मंगलसूत्र पहना देता है, उसे अपनी बीवी बना लेता है और सारे गाँव वालों के सामने ये वादा करता है, कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ईश्वरी को रानी की तरह रखूंगा। सो जैसा राजशेखर ने वादा किया था, ईश्वरी को उसी तरह से रानी की तरह रखा। लेकिन एक दिन ईश्वरी का बॉयफ्रेंड पैलेस आकर ईश्वरी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। तभी ये चीज राजशेखर इसके सर्वेंट्स देख लेते हैं। राजशेखर ईश्वरी के बॉयफ्रेंड को बहुत मारने पीटने लगता है और पीछे से ईश्वरी भी यही कहने लगती है, मारो सालों को, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और कुछ दिनों बाद जब ज्योति का जन्म हुआ उसी वक्त ईश्वरी इस दुनिया से चली गई। बेचारा राजशेखर टूट के बिखर जाता है और राजशेखर जितना प्यार ईश्वरी से करता है उतना प्यार वो ज्योति से भी करता है। लेकिन अगर ज्योति इससे जुदा हो जाए तो राजशेखर को और एक बड़ा सदमा लग सकता है, इसीलिए राजशेखर ज्योति को इग्नोर करते रहता है। खैर जब दोरई की मौत हुई सारे पैलेस वाले यही समझने लगते हैं कि इस पैलेस में करंट का कुछ प्रॉब्लम है। सो इस पैलेस की दोबारा वायरिंग करवाने के लिए सर्वनाओं को बुलाते हैं। अब सर्वानंद मौके की तलाश में होता है कि ये किस तरह से ज्योति के सामने अपना इम्प्रेशन जमाएगा, तो सर्वानंद उस काम में लगा रहता है। खैर रात होने के बाद जब ज्योति अपने बाल में कंघी कर रही होती है तभी एक आत्मा इसके बालों को संवारने लगती है। ये देखकर ज्योति फौरन घबरा जाती है, अपनी सीट से उठ खड़ेती है और अपने बगल में ये देखती है कि एक आत्मा अपने बाल बिखरे हुए सामने लाइट रखकर कुछ गुनगुना रही होती है, जैसा लगता हो कि ये कोई मंत्र वगैरह पढ़ रही हो। ज्योति उस आत्मा को बुलाते बुलाते उसे छूने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शालू आती है, ज्योति को बुलाती है। जब ज्योति पलट के नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी शीशे में इसकी माँ ईश्वरी नजर आती है और ज्योति से कहने लगती है, ज्योति जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से बाहर जाओ। सो ज्योति फौरन घबराती हुई शालू को लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर आधी रात को जब शालू अपने कमरे में अपने माँ के साथ सो रही होती है तो एक आत्मा शालू के कमरे में बॉल फेंकती है, मतलब इसे खेलने के लिए बुलाती है। शालू उस आत्मा से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कहकर जब शालू वापस अपने कमरे में आ रही होती है तो वो आत्मा उसी बॉल की मदद से शालू के सर पर मिट्टी का तेल डाल देती है। मतलब पैलेस में कुछ काम चल रहा होता है ना, तो बहुत सारे सामान रखे होते हैं वहाँ पर। उसके बाद वो आत्मा उसी बॉल की मदद से करंट सर्किट लगाकर वहाँ पर आग लगा देती है। अब शालू के बॉडी पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल होता है
सो वो फिर शालू को फॉलो करने लगती है। बेचारी शालू वहाँ से भागने लगती है। तभी एक बंदा आकर शालू को अपनी गोदी में उठा लेता है और ये बंदा और कोई नहीं शालू का फादर होता है और उसका नाम है रवि। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि रवि और उसके वाइफ का डिवोर्स का केस चल रहा है, इसीलिए शालू की माँ राजशेखर के घर में रहती है अपने पति को छोड़ के। अब रवि को इस गांव में कुछ काम था, इसीलिए ये पैलेस आया। यहाँ पर आते ही इसकी नजर शालू पर पड़ती है, शालू की जान बचा लेता है। शालू अपने पापा रवि से कहने लगती है, पापा यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है, इस घर में ना एक और ज्योति दीदी है, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी पापा। अब ये बातें ज्योति सुन रही होती है। ज्योति रवि से आकर जो कुछ भी हुआ इस घर में सारा सब कुछ बताने लगती है। और जब मैं छोटी बच्ची थी तो वो आत्मा इतना वायलेंट नहीं थी, जब मैं वापस घर आई तो ये आत्मा बहुत ही वायलेंट नजर आई मुझे। जिस आत्मा को मैं देख सकती हूँ उसी आत्मा को शालू भी देख सकती है। खैर जो भी हो, रवि को यकीन नहीं होता। रवि दोबारा शालू के पास जाता है जब वो खाना खा रही होती है और इससे पूछने लगता है कि ये और ज्योति दीदी कहाँ पर है बेटा, क्या वो तुम्हारे साथ खेलती है? शालू कहने लगती है, हाँ पापा, हर रोज वो मेरे साथ खेलती है और वो हमेशा मेरी बात मानती रहती है। रवि कहने लगता है, अच्छा तो तुम अपनी फ्रेंड से ये कहो कि सामने वाली टेबल को हिला के दिखाए। शालू उस आत्मा से यही कहने लगती है कि उस टेबल को हिलाए, लेकिन लकीली वो टेबल नहीं हिलती। ये देखकर रवि शालू से कहने लगता है, देखा बेटा, मैंने कहा ना ये सब कुछ तुम्हारा इमेजिनेशन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब शालू की माँ शालू को लेकर वहाँ से चली जाती है, रवि ये देखता है कि सामने वाली टेबल हिल रही है, हवा में ऊपर उड़ रही है। तब जाके रवि को शालू की बातों पर भरोसा होता है। उसके बाद रवि अपने फ्लाइट के टिकट्स कैंसिल कर देता है इस पैलेस का राज पहचानने के लिए। खैर एक दिन रात रवि उस कमरे में जाता है जिस कमरे में ज्योति के साथ हादसा हुआ था। उस कमरे में इधर उधर सर्च करने पर इसको एक तस्वीर नजर आती है और इस तस्वीर में राजशेखर, ईश्वरी और पीछे 3 सर्वेंट्स होते हैं और उनमें से 2 लोगों का चेहरा जला हुआ होता है, मतलब दुराई का और एक और औरत का। देखते ही देखते काली जो एक और सर्वेंट होता है उसका चेहरा भी जलने लगता है और तभी ईश्वरी एक भयानक शक्ल लेकर रवि के सामने आती है। यह देखने के बाद रवि जान लेता है कि काली की जान अब खतरे में है। रवि फौरन काली को कॉल करता है। उस वक्त काली एक पुजारी के घर में दारू पी रहा होता है। सिग्नल खराब होने की वजह से रवि और काली के बीच कुछ ज्यादा बात नहीं होती। उसके बाद काली और उस पुजारी के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं। वो भूत थोड़ा डरा धमकाने के बाद काली को मार ही देती है। थोड़ी देर बाद रवि काली के पास आता है, लेकिन अफकोर्स तब तक तो देरी हो चुकी होती है। वो पुजारी रवि से कहने लगता है कि आज से 22 साल पहले इस गांव में इसी तरह से कुछ इंसिडेंट्स पेश आ रहे थे और जब गवर्नमेंट ने उस रूम को खोला तभी से ये हादसे पेश आ रहे हैं। रवि इस पुजारी से कहने लगता है, कौन सा हादसा, क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। वो पुजारी कहने लगता है, आज से 22 साल पहले काली इस पंडित के पास आया था क्योंकि मंदिर की चाबियां इसी के पास होती है। काली उस पुजारी को अपनी कार में लेकर किसी जगह पर जाता है। कुछ दूर आने के बाद काली उस पुजारी को किसी जगह पर रुकाकर ये जंगल के अंदर जाता है, लेकिन पता नहीं उस पुजारी को क्या छोल मस्ती है, वो जंगल के अंदर जाकर झांकने लगता है तो इसको कुछ लोग नजर आते हैं। उसमें राजशेखर होता है, दुराई होता है, काली होता है और एक और जो पहला स्वामी था वो भी होता है। और उस वक्त काली अपने कंधे पर कोई चीज उठाकर कार के पास लाता है। उसके बाद ये सारे लोग इस पुजारी को बाहर रुकाकर शिवजी के मंदिर के वो सीक्रेट कमरे में जाते हैं। उस कमरे में क्या हुआ इस पुजारी को नहीं पता। इस तरह से ये पुजारी जो कुछ भी जानता है रवि को सुनाता है। दूसरे दिन रवि वलीमला स्वामी के पास जाकर उस पैलेस की सारी बात सुनाने लगता है और इसी तरह ज्योति के साथ जो घटना हुई वो भी सुनाने लगता है। यह सुनने के बाद वलीमला स्वामी कहने लगता है, पहले हमें ये पहचानना होगा कि उस पैलेस में आत्मा है या नहीं। सो यही पता करने के लिए वलीमला अपने शिष्य को पैलेस में भेजता है। पैलेस में आने के बाद वलीमला का शिष्य आत्माओं को कैद करने वाली एक प्लेट को रखता है उस कमरे में। दूसरे कमरे में ये स्वामी अपने सामने कुछ कुमकुम रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते उस कुमकुम में से एक चील की शक्ल बाहर आती है, जिसका मतलब एक आत्मा है इस पैलेस में। सो ये स्वामी जी और कुछ मंत्र पढ़कर उस आत्मा को कैद करने लगता है। और जब वो स्वामी जी मंत्र पढ़ना स्टॉप करने ही वाला होता है, रवि इस स्वामी जी से कहने लगता है, स्वामी जी मंत्र पढ़ना कंटिन्यू कीजिए, मत रुकिए। स्वामी कहने लगता है, आत्मा तो कैद हो चुकी है ना। लेकिन रवि उस स्वामी जी से दोबारा यही बात कहने लगता है। सो और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद इस कुमकुम में से एक और चील बाहर आती है, जिसका मतलब इस पैलेस में 2 आत्माएं हैं और जो दूसरी आत्मा होती है बहुत ही खतरनाक वायलेंट किस्म की होती है। वो स्वामी जी रवि से कहने लगता है कि सर ये दूसरी आत्मा बहुत ही खतरनाक है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, जल्दी बताइए क्या करना है, मैं सिर्फ एक को ही कैद कर सकता हूँ। रवि कहने लगता है, आप एक काम कीजिए, आप दोनों आत्माओं को छोड़ दीजिए। तो वो स्वामी जी पहली वाली आत्मा को भी रिहा कर देता है।
उसके बाद ईश्वरी के रूम में बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं और वो सारे कीड़े मकोड़े इंसान का शक्ल लेने लगते हैं और वो इंसान और कोई नहीं हमारा सर्वानंद होता है। ये देखकर ज्योति के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगती है क्या सर्वानंद भूत है। रवि ज्योति से कहने लगता है हाँ, सर्वानंद के बॉडी में तुम्हारी माँ की आत्मा है। यही नहीं, अभी और सुनो, तुम्हारी माँ तुमको मारने की कोशिश कर रही है। ज्योति पूछने लगती है आखिरकार मेरी माँ की आत्मा मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगी? वैसे भी आपको सर्वानंद के बारे में कैसे पता चला? रवि कहने लगता है कल जब रवि काली के पास गया था उसे वार्न करने के लिए, उस वक्त सर्वानंद ने काली को मार के उसकी लाश को जंगल में ले जा रहा था। तभी से मुझे शक हो गया था कि सर्वानंद के अंदर कोई भूत है। ज्योति रवि से पूछने लगती है अगर मेरी माँ मुझे मारने की कोशिश कर रही है तो उस रूम में मेरी माँ की फोटो ने ही मुझे बचाया था। और दूसरी बार मेरी माँ शीशे में नजर आकर मुझसे यही कहा था कि ज्योति यहाँ से चली जाओ फौरन। वो क्या था? रवि कहने लगता है शायद तुम्हारी माँ की आत्मा तुमसे नहीं कहा हो। उस वक्त शालू के पीछे जो आत्मा थी ज्योति, उससे कहा हो। खैर जो भी हो ज्योति, एक आत्मा तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है, एक आत्मा तुम्हें बचाने की। तुम्हारे माँ के बारे में क्या राज है वो सिर्फ तुम्हारे फादर जानते हैं। दुरई और काली तो मर गया और जंगल में एक और स्वामी जी है, पता नहीं कहाँ पर है वो। खैर तभी उसी वक्त राजशेखर सर्वानंद को लेकर जंगल में जाता है उस स्वामी जी से मिलने के लिए। क्योंकि अब राजशेखर के पास ड्राइवर नहीं तो राजशेखर सर्वानंद को बुला लेता है। राजशेखर इस स्वामी जी के पास आकर जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि दुरई कैसे मरा, काली कैसे मरा। और इसी बातों ही बातों में ये दोनों ये देखते हैं कि उस स्वामी जी के घर पर एक कीड़ा आता है। इस कीड़े को देखकर वो स्वामी राजशेखर से पूछने लगता है यहाँ पर तुम किसके साथ आए हो? राजशेखर बताने लगता है कि मैं अपने इलेक्ट्रीशियन सर्वानंद के साथ आया हूँ। स्वामी कहने लगता है अरे पागल, ये क्या कांड कर दिया? तभी वहाँ पर सर्वानंद आ जाता है। जब सर्वानंद राजशेखर को मारने की कोशिश करता है स्वामी जी सर्वानंद के ऊपर पवित्र जल फेंकने लगता है। इस जल के फेंकने पर सर्वानंद के अंदर जो वेनम होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद स्वामी जी और राजशेखर ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसी भागम भागी में ये दोनों एलिफेंट के ट्रैप में गिर जाते हैं। बेचारा स्वामी जी राजशेखर को किसी भी तरह करके ऊपर भेज देता है, लेकिन राजशेखर उस स्वामी जी को बिना बचाए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर रवि आता है क्योंकि रवि ऑलरेडी देख चुका था कि राजशेखर सर्वानंद के साथ जा रहा है। राजशेखर किसी भी तरह करके बच जाता है। बेचारा स्वामी जी सर्वानंद के हाथों में फंस जाता है। इस तरफ रवि राजशेखर को वल्लीमला के टेम्पल के पास लाता है। वल्लीमला स्वामी राजशेखर से पूछने लगता है कि जो कुछ भी हुआ मुझे सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह से राजशेखर असली सच बताने लगता है। इस तरफ ईश्वरी अपने असली रूप में इस स्वामी जी के पास आती है और इस स्वामी जी से कहने लगती है घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी हर्ट नहीं करूँगी। मैं तुमको एक सच बताना चाहती हूँ। 22 साल पहले शिवजी के मंदिर में ईश्वरी की और इस स्वामी जी की बेटी की शादी होने वाली थी। सो इस शादी में राजशेखर एज ए गेस्ट के तौर पर वहाँ पर आया था। राजशेखर ईश्वरी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया, उसे अपनी वाइफ बना लिया। हालांकि ईश्वरी और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ईश्वरी और उसका बॉयफ्रेंड महल से भागने का प्लान किया था, लेकिन तभी वहाँ पर राजशेखर, दुरई, काली आ जाते हैं। ये देखने के बाद ईश्वरी अपनी बात से मुकर जाती है। यह उल्टा अपने बॉयफ्रेंड पर ब्लेम करने लगती है कि ये मुझे भगा के ले जा रहा है। ईश्वरी ने ऐसा क्यों कहा यह आपको बाद में पता चलेगा। कुछ महीने गुजरने के बाद ईश्वरी प्रेग्नेंट होती है और कुछ दिन गुजरने के बाद ईश्वरी एक बच्ची को जन्म देती है। इस बच्ची को देखने के बाद ईश्वरी की कामवाली इस बच्ची को पहचान लेती है। मतलब ये बच्ची राजशेखर की नहीं बल्कि ईश्वरी की बॉयफ्रेंड की है। इस बच्ची के माथे पर भी वही बर्थ मार्क है और इसी तरह इस बच्ची के 6 उंगलियां है। ये देखकर वो सर्वेंट फौरन राजशेखर को कॉल करके ये सारी बात बता देती है। उसके बाद वो सर्वेंट उस बच्ची के दवाई में चोरी चुपके जहर मिला के ईश्वरी को दे देती है। वो दवाई पीने के बाद बेचारी वो छोटी बच्ची मर जाती है। तभी वहाँ पर राजशेखर, दुरई, काली आते हैं। राजशेखर ईश्वरी से कहने लगता है कि तुम किसी और के साथ कांड करके मुझे धोखा दे रही थी। ये बच्ची मेरे घर की वारिस नहीं है, इसे मरना ही होगा। बेचारी ईश्वरी रोते हुए राजशेखर से कहने लगती है कि मैंने आपसे तो नहीं कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी करने का इरादा किया और आप अचानक से आकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज मेरी बेटी को मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन राजशेखर ईश्वरी के कमरे में ही किसी कोने में गड्ढा खोद के उस छोटी बच्ची को वहाँ पर दफना देता है और उसी तरह अपने हाथों से ईश्वरी को भी मार देता है। इत्तेफाक से उसी वक्त दुरई की वाइफ ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था। सो दुरई अपनी बच्ची को लाके राजशेखर को दे देता है। राजशेखर गाँव में ये बात फैला देता है कि बच्ची के जन्म होने के बाद ईश्वरी मर गई। इस तरह से राजशेखर झूठे आंसू बहाने लगता है।
कुछ देर बाद ईश्वरी की मौत की खबर इसके बीएफ को पता चलती है। बेचारा इसके कब्र के पास आकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद ईश्वरी का बीएफ एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। ये ईश्वरी को उसकी कब्र से बाहर निकालकर किसी जगह पर ले जाता है और एक्चुअली ईश्वरी के बॉयफ्रेंड को एक ब्लैक मैजिक आती है। उस ब्लैक मैजिक से इंसानों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। सो ईश्वरी का बॉयफ्रेंड 10 या 15 दिन ईश्वरी के ऊपर बहुत सारे पूजा पाठ करने लगता है। फाइनली एक दिन ईश्वरी जिंदा हो जाती है। जब ईश्वरी का बॉयफ्रेंड ईश्वरी को देखता है तो उसका चेहरा कुछ अजीब ही होता है। मतलब जिस जगह पर ईश्वरी को सुलाया था वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े थे। उन्हीं कीड़े मकोड़े की जान लेकर ईश्वरी फिर से जिंदा हो गई। खैर इसका ये चेहरा देखकर बेचारा ईश्वरी का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है और उस दिन से जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है उसको ईश्वरी नजर आती थी। गांव में बहुत सारा हंगामा खड़ा हो चुका था। इसी दरमियान में एक दिन ईश्वरी की वो काम वाली उस रास्ते से गुजरने लगती है। ईश्वरी उस बंदी के सामने आकर उसे भी मार देती है। जब राजशेखर यही बात उस स्वामी जी को सुनाने लगता है वो स्वामी जी पहचान लेता है कि ये कांड इसके बेटे का ही है। इसके बेटे को बहुत मारने पीटने लगता है। खैर जो हुआ सो हुआ। राजशेखर इस स्वामी जी से इसका हल पूछने लगता है कि किस तरह से ईश्वरी को दोबारा मार दें। तो ये स्वामी जी अपने बेटे को ही इस जाल में फंसाने लगता है और ये स्वामी जी अपने बेटे को ही जंगल में भेज देता है। अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनने के बाद ईश्वरी इसके बॉयफ्रेंड के सामने आती है। बहुत प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। मौका देखकर राजशेखर और दोरई ये दोनों ईश्वरी को जकड़ लेते हैं। उसके बाद वो सारे लोग ईश्वरी को टेम्पल ले जाने लगते हैं और आपको याद है ना कि उस वक्त काली ने उस मंदिर के पंडित को यहाँ पर लाया था। खैर ये देखकर ईश्वरी का बॉयफ्रेंड इन सारे लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसका बाप इसे पीछे हटाकर ईश्वरी को उस मंदिर के वो कमरे में ले जाता है। वो सारे लोग ईश्वरी के दोनों हाथ बांध देते हैं और जब से लेते हुए 22 साल तक ईश्वरी की आत्मा वहीं पर थी। जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर आकर इस दरवाजे को ओपन किया ईश्वरी की आत्मा बाहर आई। तभी दोरई उस टेम्पल में आकर उस स्वामी जी को एक बुरी खबर सुनाता है। जब इस स्वामी जी ने अपने बेटे को पीछे ढकेला था उस वक्त इसका बेटा एक पेड़ से जाके टकराया। उस पेड़ की लकड़ी नोकीली होने की वजह से इसके पेट में धंस गई। बेचारे ये स्वामी जी अपने बेटे के पास आकर बहुत रोने लगता है कि इसने अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। लेकिन यहाँ पर ईश्वरी इस स्वामी जी को असली सच बताने लगती है कि तुम्हारे बेटे की मौत का कारण तुम नहीं हो, राजशेखर ही है। जब वो स्वामी जी अपने बेटे को पीछे ढकेला था वो तो सेफली नीचे ही गिर गया था लेकिन राजशेखर के इशारों पर दोरई उस बंदे को मार देता है। असली सच जानने के बाद इस स्वामी जी को बहुत गुस्सा आता है। ईश्वरी इस स्वामी जी से कहने लगती है कि हम दोनों राजशेखर से इसका बदला जरूर लेंगे लेकिन उससे पहले उस पैलेस में जो लड़की है ज्योति वो मेरी बेटी की प्लेस लेके बैठी है। पहले मेरी बेटी उसकी बॉडी को पोजेस करेगी, वो रानी की तरह जिएगी। लेकिन तुम्हें मेरी एक और हेल्प करना चाहिए। तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा को जगाना होगा। मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। इस तरफ वल्लीमाला स्वामी रवि से कहने लगता है कि ज्योति की जान को खतरा है और जब तक उस लड़की की आत्मा उस पैलेस में होगी हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पहले हम उसकी आत्मा को उस पैलेस से बाहर लाना होगा और अपनी बेटी को ढूंढते हुए ईश्वरी भी यहाँ पर आएगी। हम दोनों को कैद कर लेंगे और ये सारी चीजें सुबह होने तक हो जानी चाहिए। रवि पैलेस आकर उन सारे लोगों से यही बात बताने लगता है कि तुम लोग किसी भी तरह करके शालू को बाहर लाना होगा क्योंकि वो आत्मा शालू से ही कनेक्ट है। तो उस पैलेस के सारे लोग शालू को बाहर लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आत्मा इन सारे लोगों को रोकने लगती है। खैर जैसे तैसे रवि और एक और स्वामी उस आत्मा को उस महल से बाहर लाते हैं और एक डॉल में कैद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्वामी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर अपनी बेटी की आत्मा को जगाने की कोशिश करते रहता है। सो फाइनली वो स्वामी जी अपनी जान देकर अपनी बेटी की आत्मा को जगा देता है। इस तरफ रवि ज्योति को लेकर वल्लीमाला टेम्पल आता है उस डॉल के साथ और उस डॉल को एक पवित्र जल में फेंक देता है। वो छोटी आत्मा बहुत बुरी तरह से तड़पने लगती है। अपनी बेटी की आत्मा को फॉलो करते हुए ईश्वरी सर्वानंद की बॉडी को इस्तेमाल करके यहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर जो कोई भी साधु होते हैं वो सारे लोग ईश्वरी को रोकने की कोशिश करते हैं। ईश्वरी वल्लीमाला स्वामी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे राजशेखर को मारने दीजिए, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी छोटी बच्ची की जान ले ली। लेकिन वल्लीमाला स्वामी नहीं मानता। सो देखते ही देखते वहाँ पर ईश्वरी की बॉयफ्रेंड की आत्मा भी आ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों की ताकत दुगनी हो जाती है। सारे लोगों को मार पीट के ईश्वरी और उसका बॉयफ्रेंड राजशेखर को मार ही देते हैं। उसके बाद जब ईश्वरी ज्योति को मारने की कोशिश करती है वल्लीमाला स्वामी ज्योति को बचाते रहता है क्योंकि ईश्वरी की बेटी की आत्मा ज्योति की बॉडी में ही जा सकती है। इसी दरमियान में वल्लीमाला स्वामी किसी भी तरह करके उस मंदिर का दिया जला देता है और एक्चुअली ये दिया बहुत ही पावरफुल होता है। दिया जलने के बाद देवी माँ का शेर आकर ईश्वरी और उसके बॉयफ्रेंड को मार ही देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।